इस देवभूमि को, इस मंच को, मेरे सामने बैठे सज्जन सन्नारी सबको यथा योग्य प्रणाम, अभिवादन। सेमवाल जी ने कहा कि सबसे पहले नारद ने पार्वती जी की हस्तरेखा देखी थी। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परई हस्त असिरेख। जोगी जटिल अकाम मन, जिसके मन में काम ही नहीं होगा, ऐसा इसको स्वामी मिलेगा। परिहस्त असिरेख, ऐसा नहीं बोला कि ये तो सती है, सती का अवतार हुआ है। उन्होंने उसका माध्यम लेकर बात की और उसके बाद में कहते हैं कि उनकी माता बेहोश हो गई थी सुनने के बाद में ये भविष्यवाणी। तो हस्तरेखा से जुड़ा हुआ हूं। आज मैं आपसे मेरे गुरु द्वारा प्राप्त श्री CS पटेल साहब को कोटि कोटि वंदन करके उनके द्वारा निर्मित नवमांश चक्र को मैं आपके सामने सादर प्रस्तुत कर रहा हूं। हम लोग नवमांश कुंडली के अंदर 12 राशि देखते हैं, 12 नवमांश देखते हैं। 12 राशि के 12 नंबर 108 नवमांश होते हैं। आप इस नवमांश चक्र के अंदर दृष्टि गोचर करेंगे। मैंने बहुत से लोगों को नवमांश चक्र दे दिया है, जिनके पास पहुंच गया है, नहीं पहुंचा है तो बगल में जिसके पास है उसके पास से देख लें। मेष राशि का पहला नवमांश मेष से शुरू होता है। वृषभ राशि का पहला नवमांश मकर क्यों होता है वो भी आपको इस पे पता चल जाएगा कि मेष राशि का पहला नवमांश मेष से शुरू होके धन तक जाता है। अगला नवमांश जो है वृषभ राशि में आता है, इसलिए वृषभ राशि का पहला नवमांश मकर नवमांश होता है। इस पर से आपको फलित हो जाएगा। सूत्र सब कुछ है आपके दिए हुए, सब जानते हो आप, इसको व्यक्तिगत तौर से समझ लो बराबर। उसके बाद में पृथ्वी तत्व का अंतिम नवमांश कन्या नवमांश, वायु तत्व का पहला नवमांश आएगा, वो तुला राशि का आएगा। क्यों आएगा कि पृथ्वी तत्व का अंतिम नवमांश कन्या नवमांश है, इसके लिए। और उसके बाद में वो जाकर मिथुन राशि में खत्म होता है और जल तत्व का पहला नवमांश कर्क नवमांश आता है। आप इस बात को समझें। इस जो चक्र आपको दिया गया है, इस चक्र के अंदर 108 नवमांश है। जिस राशि में जो ग्रह जिस नवमांश में पड़ा है उसके अंदर आप उसको भर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ग्रह नवमांश में किस नवमांश में है, वर्गोत्तमी है या नहीं है। हमारे यहाँ पर 3 नक्षत्रों को बहुत महत्व दिया गया है। 3 नक्षत्र बहुत मजबूत नक्षत्र बनते हैं। पहला नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। आप इसके अंदर चक्र के अंदर देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र के 2 चरण, दोनों अंतिम चरण पुनर्वसु नक्षत्र के 2 अंतिम चरण जो है, पहला है मिथुन और दूसरा है अंतिम जो चरण है वो है कर्क। दोनों ही कौन से बनते हैं, दोनों ही वर्गोत्तमी बनते हैं। पुनर्वसु के 2 चरण जो हैं दोनों ही वर्गोत्तमी बनते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र बहुत एक अच्छे नक्षत्र में कहलाता है, कारण के इसके 2 पाद वर्गोत्तमी हैं। इसके 2 पाद वर्गोत्तमी है। इसी तरह आप आगे चलोगे तो चित्रा के अंदर 2 पाद वर्गोत्तमी है। इसका तीसरा पाद, दूसरा पाद और तीसरा पाद कन्या राशि कन्या नवमांश है। दूसरा पाद कन्या राशि कन्या नवमांश है, तीसरा पाद तुला राशि तुला नवमांश है। और इसी प्रकार अब आगे जाओगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को भी देखोगे तो उत्तराषाढ़ा का पहला चरण जो है वो धनु नवमांश और धनु राशि का है। और दूसरा जो पाद है वो मकर राशि और मकर नवमांश का है। तो ये 2-3 जो नक्षत्र मैंने आपको बताया, इन नक्षत्रों में जन्मा हुआ जातक अपने आप में एक सबल जातक होता है, कारण के इनके 2 पाद वर्गोत्तमी है। जब कोई चीज वर्गोत्तमी हो जाती है तो आप जानते हो कितना उसका बल मिल जाता है। इसी तरह इस चक्र के अंदर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो गोल गोल बिंदु बनाए हुए हैं। जैसे मेष राशि के अंदर 7 और 9 तुला और धनु, ये 2 जो बिंदु बने हैं ये पुष्कर नवमांश हैं। अगर इस पुष्कर नवमांश के अंदर कोई भी ग्रह होता है किसी भी जातक का तो वो एज गुड एज वर्गोत्तमी होता है, वर्गोत्तमी की तरह उसको शक्ति मिलती है। आज की तारीख में हिलरी क्लिंटन
हिलरी क्लिंटन के 5-5 ग्रह वर्गोत्तमी हैं। पुष्कर नवमांश में वर्गोत्तमी और पुष्कर नवमांश में मिलकर 5-5 ग्रह हैं। आज की तारीख में वो देखिए आप कहाँ जा रही हैं। आप किसी भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति को देखिए, सामान्य से सामान्य व्यक्ति की कुंडली इसके अंदर भरिए, उसके अंदर देखिए अगर उसके वर्गोत्तमी और पुष्कर नवमांश के अंदर ग्रह आ गए, ये जो बिंदु बाहर मैंने बनाए हुए हैं, जो बिंदु ये पुष्कर नवमांश वाले हैं। हर नवमांश के हर राशि के अंदर 2 नवमांश पुष्कर नवमांश होते हैं। अगर उसमें ग्रह आ गए मैक्सिमम, तो आपको पता चलेगा कुंडली बहुत प्रबल हो गई। इसके साथ में अष्टक का भी उपयोग होता है। कोई भी ग्रह अपनी राशि में कम बिंदु ले रहा है, लेकिन अपनी नवमांश राशि, उसकी नवमांश तुल्य राशि, ग्रह की नवमांश तुल्य राशि में अगर 30 से ज्यादा बिंदु हैं तो ग्रह मजबूत हो गया, उसकी महादशा अच्छी चलेगी। वर्गोत्तमी ग्रह है, जैसे किसी का गुरु वर्गोत्तमी है और बहुत फूला नहीं समा रहा है कि मेरा गुरु वर्गोत्तमी है, लेकिन माफ कीजिएगा अगर उसके 20, 22 या 18, 19 बिंदु लेकर पड़ा हुआ ग्रह है तो उसके संतान उसके किसी काम में नहीं आएंगे। किसी का पिता, किसी का सूर्य 20, 22 बिंदु में वर्गोत्तमी है। वर्गोत्तमी होने का मतलब है उसकी नवमांश तुल्य राशि में भी उतने ही बिंदु हैं, उसकी राशि में भी उतने ही बिंदु हैं। अगर बिंदु कम हो गए अष्टक वर्ग के तो हमारे गुरु कहते हैं वो किसी काम का नहीं रहा, वर्गोत्तम भी बेकार हो गया, उसका जो भी कारकत्व है उसका कुछ फल नहीं मिलेगा जब तक को। कोई भी राशि, किसी भी व्यक्ति की राशि, किसी की कुंडली देखनी है, आप नवमांश कुंडली भरो, उसके अंदर उसकी नवमांश तुल्य राशि, अगर उसकी राशि तुल्य नवमांश से उसमें ज्यादा बिंदु मिल रहे हैं उसको, उसकी नवमांश तुल्य राशि के अष्टक वर्ग जो हैं, उदाहरण के तौर पर मेष राशि सिंह नवमांश, मेष राशि के अंदर उसके 25 बिंदु पड़े, लेकिन सिंह राशि में जाकर अगर जातक देखता है कि 32 बिंदु हैं, तो उस राशि में पड़ा हुआ ग्रह, कोई भी ग्रह है, मेष राशि के अंदर शनि भी पड़ा है और ये दोनों राशि उसके लिए अच्छी नहीं है। सिंह राशि भी अच्छी नहीं है, मेष राशि भी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उसमें 25 बिंदु हैं, उसमें जाकर 30, 32, 35 बिंदु हैं उसकी नवमांश तुल्य राशि में, जिसको अपने सिंह राशि कहते हैं, उसकी शत्रु राशि है, फिर भी उस जातक की जो शनि की महादशा है अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी, चाहे इरिलेवेंट टू एनी लग्न, कोई भी लग्न से उससे संबंध नहीं है। आप इस बात को माप के देखिएगा। इसके अंदर जाकर आप घर के अंदर जाके कोई भी जो कुंडलियां कमजोर कुंडलियां मालूम पड़ती हैं और वहां व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडली रखिएगा। इसके अंदर जाके अमिताभ बच्चन की कुंडली रखिएगा, उसमें पता चलेगा अष्टम भाव के अंदर कितने ग्रह पड़े, उसके अंदर वर्गोत्तमी कितने हैं, पुष्कर नवमांश में कितने हैं, उसकी नवमांश तुल्य राशि के अंदर कितने बिंदु मिल रहे हैं। तो जौन सी नवमांश तुल्य राशि के अंदर अगर अधिक 35 बिंदु ऐसे बिंदु वाला महादशा चल रही है तो आपकी महादशा निश्चित तौर से, मैं ज्योतिष का वो नियम जानता हूँ जो मुझको मेरे गुरुओं से मिला, जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, वो बात मैं आपको सामने रख रहा हूँ। मेरा केवल मकसद ये है कि नवमांश, राशियां वगैरह ये चार्ट हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। आपको मैं एक बात बताऊं, 360 अंश का भचक्र है, उसको 3 से भाग देते हैं तो 120 होता है, बराबर है। 120 के अंदर पूरी एक साइकिल हो जाती है, उसको पुनः 3 से डिवाइड करोगे तो 40 का होगा, 40 पर जाके नवमांश फिर से बदल जाएगा, 40 डिग्री होगा, नवमांश पूरा हो जाएगा आपका। फिर उसको 3 से भागोगे तो एक नक्षत्र हो जाएगा, फिर उसको 3 से भागोगे तो एक नक्षत्र हो जाएगा। तो 3 का मूल्य अपने यहाँ पर बहुत बड़ा है, 3 की संख्या का मूल्य अपने ज्योतिष के अंदर बहुत बड़ा है। ये मैं केवल यहाँ से चिंगारी दे रहा हूँ, मकसद मेरा कुछ भड़का के जाने का है कि आगे जाके इन चीजों को देखो। मेरा कुछ नहीं है, ना कोई संशोधन है, गुरुओं से मिला दिया। हस्तरेखा तो है ही है, हस्तरेखा तो ऐसे हमारे विद्वान जैसे यहाँ पे बैठे हैं शर्मा जी, देवराज जी, कोटि कोटि वंदन इनको करता हूँ कि ऐसे लोग अभी भी इस भू पर जीवित हैं जो हस्तरेखा को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे जैसे भी उनके पीछे भी चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो आपसे केवल ये मेरा आवेदन है कि ये जो चक्र है इसको ले जाइए, इस चक्र को आप देखने की कोशिश करोगे, घर पे ले जाके 2-4 कुंडली भरोगे इसके अंदर, तो आपको इस चक्र का ऑटोमेटिक डिकोडिंग हो जाएगा। इसके अंदर नवमांश दिया हुआ है, इसके अंदर नक्षत्र दिया हुआ है, कौन सा ग्रह किस नवमांश में पड़ा है वो भर दोगे, कौन सा नक्षत्र उसमें पता चल जाएगा, उसके नीचे नक्षत्र का मालिक है वो पता चल जाएगा। आधी पद्धति जो नक्षत्र पद्धति जिसको केपी कहते हैं, आधी पद्धति तो वहीं से पता चल जाएगी, सीधा सीधा कुछ देखना नहीं है, आधी पद्धति तो आपको यूं पता चल जाएगी। अस्तु, नमस्कार नमस्कार।